सोचिए, आप एक नए घर में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुए हैं और सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि कोई आत्मा आपके हर कदम पर नजर रख रही है। तो क्या आप उस घर में रह पाएंगे या डर के मारे भागने पर मजबूर हो जाओगे? यह कहानी है सुरेश वर्मा की। यह बात है सन 1992 की। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुरेश शर्मा रेलवे में एक अच्छी सरकारी नौकरी करते थे। उन दिनों उनकी पोस्टिंग लखनऊ से लगभग 600 किलोमीटर दूर राजस्थान के जयपुर शहर में था। उनका परिवार, जिसमें उनकी पत्नी और 2 छोटे बेटे थे, अभी भी लखनऊ में ही रहता था। कई महीनों तक अकेले रहने के बाद सुरेश ने फैसला किया कि अब वह अपने परिवार को अपने साथ ही रखेंगे। जयपुर में कुछ समय काम करने के बाद 1993 में सुरेश जी का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया। उस समय उनका बड़ा बेटा आर्यन 4 साल का था और छोटा बेटा केवल 2 साल का। सुरेश जी ने सोचा कि यह सही समय है परिवार को दिल्ली बुलाने का। एक तो उनके रहने और खाने पीने की सुविधा हो जाएगी, और दूसरा आर्यन के स्कूल में दाखिले का भी यही सही समय है। दिल्ली आने के बाद उन्होंने घर खोजना शुरू किया। काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें करोल बाग में एक कमरा किराए पर मिल गया। कमरा थोड़ा छोटा ज़रूर था, लेकिन किराया बहुत कम था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस मकान में ये कमरा था, उसकी पिछली गली में ही सुरेश जी की बहन का घर था। मकान मालिक ने 2 महीने का किराया एडवांस में मांगा और सुरेश जी ने भी परिवार की सुरक्षा और बहन की नज़दीकी को देखते हुए तुरंत पैसे दे दिए। उन्हें लगा कि अगर कभी उन्हें काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे परिवार की देखभाल करने वाला कोई अपना भी होगा। अब घर का नक्शा समझिए। मेन गेट से अंदर आते ही एक बड़ा सा खुला आंगन था। मकान मालिक ने वहां कुछ चारपाइयां और एक कार खड़ी कर रखी थी। आंगन के एक कोने में अमरूद का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ के बाईं ओर मकान मालिक का घर था और ठीक सामने दाईं ओर एक और कमरा था जहां उनका बेटा कभी कभी आकर रहता था। वह अमेरिका में नौकरी करता था और जब भी भारत आता उसी कमरे में रुकता था, वरना वह कमरा हमेशा बंद रहता था। आंगन से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। ऊपर पहुंचने पर एक लंबा गलियारा था। उस गलियारे में 2 कमरे थे। एक कमरा हमेशा से बंद रहता था और दूसरा कमरा सुरेश जी ने किराए पर ले लिया था। उस कमरे में कोई अलग रसोई या बाथरूम नहीं था। एक बड़ा सा हॉल था जिसके एक कोने को उन्होंने रसोई की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाथरूम नीचे आंगन में मकान मालिक के घर के पास था, जिसका मतलब था कि हर बार उन्हें नीचे उतरकर आना पड़ता था। जब सुरेश जी यह कमरा देख रहे थे तो उन्होंने अपनी बहन को भी इसके बारे में बताया था। तब उनकी बहन ने उन्हें मना किया था। भैया, हमने उस घर के बारे में कुछ ठीक नहीं सुना है, कोई और कमरा देख लो। पर सुरेश जी प्रैक्टिकल सोच वाले इंसान थे। उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनके लिए किराया कम होना और बहन का पास में रहना ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने बाकी सारी बातें नजरअंदाज कर दी। अगले कुछ दिन अच्छे से बीते। परिवार खुश था। बच्चे भी धीरे धीरे नए माहौल में घुलने लगे। लेकिन कुछ हफ्तों के भीतर ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अक्सर कमरे में ऐसा लगता जैसे कोई चल रहा हो। रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाज आती। कई बार ऐसा भी लगता जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा होकर झांक रहा हो। सुरेश जी शुरू में इसे अनदेखा करते रहे। उन्हें लगा कि शायद यह सब नई जगह पर एडजस्ट करने का मनोवैज्ञानिक असर है। एक रात उनका छोटा बेटा अचानक नींद में चीख पड़ा। वो कह रहा था, मम्मी, कोई मुझे देख रहा है। सुरेश जी ने कमरे की बत्ती जलाई, पर वहां कोई नहीं था।
उन्होंने बच्चे को समझाया, पानी पिलाया और फिर सुला दिया। लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने सच में डर महसूस किया। अगले ही दिन उनकी पत्नी ने बताया कि रात को मुझे भी लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। वो कह रही थी कि उन्होंने साफ साफ एक परछाई को अपने पास खड़े देखा था। सुरेश जी ने फिर भी इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद वो खुद इस डर का शिकार हो गए। रात को काम के बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि गलियारे का वो कमरा जो हमेशा से बंद था, उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उन्होंने सोचा कि शायद मकान मालिक आया होगा। उन्होंने दरवाज़ा धक्का देकर अंदर झांका। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन कमरे की दीवार पर धूल से भरे हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर बहुत समय तक रहा हो। उस दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रात में नींद आना मुश्किल हो गया। कमरे में लगातार किसी की मौजूदगी का एहसास होता। बच्चे बीमार पड़ने लगे। कभी अचानक टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता। कभी रसोई में रखे बर्तन बिना कारण गिर जाते। सुरेश जी को अब यकीन हो गया कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने मकान मालिक से बात की। शुरू में मकान मालिक ने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर धीरे से उसने कहा, भैया, इस कमरे में कई साल पहले एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुरेश जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उसी रात फैसला कर लिया कि उन्हें यह घर छोड़ना ही होगा। अगले ही हफ्ते उन्होंने नया मकान ढूंढ लिया, परिवार को वहां से शिफ्ट कर दिया और उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कहते हैं कि आज भी जब वो दिल्ली जाते हैं, करोल बाग का वो इलाका देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि वहां आज भी वो आत्मा भटकता है। तो दोस्तों, स्टोरी कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे।